टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस, इस विषय पर इतिहास विभाग, हेरिटेज मैनेजमेंट, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये सेमिनार आज का आयोजित हो रहा है। और मेरा जो विषय है वो है कला व संस्कृति में विज्ञान व तकनीक। मैं अपना विषय शुरू करूं आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति से, किंतु उससे पूर्व मैं ये बात अवश्य यहाँ कहना चाहूंगा कि आजकल जैसे अनुशासनों के बीच में एक कृत्रिम दीवार सी खड़ी कर दी गई है, जब हम एक अनुशासन एक विषय से दूसरे विषय के आर पार लगभग न देखने के अभ्यस्त हैं, ऐसे समय में एक ऐसे विषय पर यहाँ सेमिनार आयोजित किया गया है जो एक अंतः अनुशासनिक प्रकृति का सेमिनार है। हम विज्ञान और तकनीक को एक इतिहास विषय के अंतर्गत, इतिहास विभाग के अंतर्गत आयोजित सेमिनार में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये दर्शाता है हमारे सब गुरु ग्रंथों की प्रगतिशीलता को और हमारे इतिहास विभाग की नैतिकता को, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था शुरुआत में पीटर बर्ग्स को, तो पीटर बर्ग बताया कि आजकल जो विषयों की प्रकृति है या आजकल विषयों के बीच का जो संवाद है, वो मैं उनके शब्दों को उधार ले रहा हूं, वो बहरों की बातचीत की तरह है, जहां एक विषय दूसरे विषय को स्पर्श नहीं कर रहा है, एक विषय दूसरे विषय के साथ जो सहयोग सहकार होना चाहिए, जो अपेक्षित है, वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जहां जब इतिहास बात आती थी तो आज से कुछ तक पहले तक इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं के मनोरंजन की कहानियां या फिर पलासी और के मैदान में लड़ी गई लड़ाइयां समझा जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये बदल रही है, जो स्वागत योग्य है। जब इतिहास, एक समग्र मानव इतिहास को समझने के लिए अन्य सामाजिक अनुशासनों से या कला, विज्ञान और तकनीक जैसे विषयों के साथ अपने संवाद को बढ़ा रहा है, और जो विषयों के बीच की जो कृत्रिम दीवारें हैं वे टूट रही हैं। और उससे भी अधिक स्वागत योग्य है आदरणीय प्रोफेसर पांडे सर और आदरणीय ममता भटनागर मैम के द्वारा इस विषय पर आयोजित किया गया सेमिनार। तो मैं अपनी बात को अब शुरू करूंगा। जैसा कि मेरा विषय है, मैंने प्रारंभ में बताया, कला व संस्कृति में विज्ञान व तकनीक। यूं तो विज्ञान को हम अगर बहुत सामान्य अर्थ में ग्रहण करें तो कोई भी विशिष्ट अर्थ या विशिष्ट जो ज्ञान है, ज्ञान की जो शाखा है, जो व्यवस्थित है, जो क्रमबद्ध है, जो पर्यवेक्षण जिसमें हो सकता है, जिसमें प्रयोगों और परीक्षण की गुंजाइश है और तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरता है, ऐसे विषयों को हम विज्ञान की परिधि में मान सकते हैं। और अभी मैं कल इस विषय के संदर्भ में MIT प्रेस कैम्ब्रिज लंदन से छपी हुई एक किताब प्रोफेसर विल्सन साहब की, स्टीफन विल्सन साहब की एक पुस्तक थी, जिसका शीर्षक था द इंटरसेक्शंस ऑफ आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें वो स्वयं साइंस को ही एक कल्चरल एक्ट मानते हैं, एक कल्चरल प्रोडक्ट मानते हैं कि कैसे विज्ञान के द्वारा सभ्यता को और अधिक ऊंचाई पे पहुंचाया जा सकता है, और इस रूप में विज्ञान जो है वो एक सांस्कृतिक गतिविधि का ही एक अंग है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि विज्ञान की अनुशासन की अपनी कुछ निजी सीमाएं भी हैं और कला के अनुशासनों की अपनी कुछ निजी मान्यताएं भी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच बराबर एक जो आदान प्रदान रहा है, कैसे कला और संस्कृति में विज्ञान का प्रयोग संभव हुआ और विज्ञान के प्रयोग ने कला और संस्कृति को और अधिक उन्नत बनाया, या फिर कला और सांस्कृतिक मान्यताओं के द्वारा विज्ञान के प्रयोग को अधिक मानवीय बनाया गया, अधिक नैतिक बनाया गया। इस पर मैं अपनी बात आज कहना चाहूंगा। मैंने जो जेम्स विल्सन की पुस्तक का यहाँ उद्धरण दिया, उसमें वो कहते हैं कि एक उनका कोटेशन मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा कि द आर्ट एंड साइंस आर टू ग्रेट इंजन ऑफ कल्चर, द सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, प्लेस ऑफ एस्पिरेशन एंड द मार्कर ऑफ एग्रीगेट आइडेंटिटी। और इसमें वो आगे ये भी कहते हैं कि जैसे एक आइंस्टीन का एक कथन है कि विज्ञान हो या कला हो या विषयों के नाम हो, जैविकी हो, रासायनिकी हो, ये सब विषयों के वर्गीकरण की एक सुविधा है। ज्ञान अपने आप में एक ही होता है, समग्र होता है। और इतिहास विषय को भी हम कह सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री की अवधारणा है। तो रेनेसां से पहले हम देखते हैं कि इस तरह के वर्गीकरण नहीं थे। रेनेसां के बाद इस तरह के वर्गीकरण आए। तो वो कहते हैं कि बिफोर द रेनेसां दे वर यूनाइटेड, साइंस एज कल्चर, नेचुरल साइंस एज कॉल्ड ए नेचुरल फिलॉसफी। उस समय नेचुरल फिलॉसफी साइंस को कहा जाता था। और ट्राइबल सोसाइटीज में
जो द आर्टिस्ट है वो इज कंसिडर्ड एज ए साइंटिस्ट। तो इस पर मैं ये कहूंगा कि जैसे हमारी संस्कृति में मैंने प्रारंभ में मैंने जिस विषय पर उसका जिक्र भी यहाँ हुआ, नाटक पर मैंने जो काम किया है, समकालीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास नाटक व रंगमंच के संदर्भ में, उसमें जब मैंने अपने प्राचीन खासकर जो भारत के नाट्य शास्त्र को पढ़ा, उस नाट्य तमाम आख्यान को और विभिन्न मुद्राओं को, हाथ के, होठ के, चेहरे के, आंखों के, जो ये बातें बताया, ये सुन करके बड़े मन में गौरव का भाव आया कि कैसे हमारे प्राचीन भारत में कितनी अधिक वैविध्यता के साथ, कितनी वैज्ञानिकता के साथ, कितनी कलात्मकता के साथ हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र को विकसित किया गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं अपने कन्वीनर की अनुमति से मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है, कोई अपनी जिज्ञासा व्यक्त करनी है, अपना कोई ऑब्जर्वेशन देना है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। कोई ऑब्जर्वेशन दीजिए, कुछ भी बोलिए। मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी या जो भी अध्यापक लोग हैं, वो लोग शायद मौन ही उनका एक वक्तव्य है, मौन ही वक्तव्य है जिनका, वो भी बड़े विद्वान हैं, कालिदास से भी बड़े विद्वान हैं। बहरहाल तो मौन भी एक जो जो विद्योत्मा और कालिदास का जो शास्त्रार्थ होता है, तो मौन के आधार पर ही बड़ी बातें होती हैं। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मौनी ज्ञानियों को बड़ा तारीफ किया, गीता शास्त्र में मौनी कहा है ज्ञानियों को। तो बहरहाल ये जो विद्वत समाज यहाँ बैठा है मौनी लोगों का, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने कोऑर्डिनेटर महोदया से, प्रोफेसर ममता भटनागर से, कि अगर वो कोई कुछ कहना चाहे, कुछ अपने आशीर्वचन देना चाहे, तो उनका स्वागत है। हाँ, इस समय बहुत अच्छा पेपर पढ़ा। असल में इस समय बाकी टीचर्स तो उधर की ओर हैं, लैपटॉप कुछ चार्जिंग पे रखी थी, मुझे अब पता नहीं, मैं तो अपने कमरे में अपने मोबाइल पर हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और मेरी दिलचस्पी भी है इसमें। तो इसमें देखिए बहुत ही बढ़िया पेपर, और जरा बाकी लीक से हटकर थोड़ा रस भी आ गया इनके पेपर में हम लोगों को, कि कैसे विज्ञान सभ्यता तक पहुंची ये देखा जा सकता है। और इन्होंने प्राचीन ग्रंथों में भी रंगमंच के स्थापत्य के बारे में हम लोगों को बताया, क्योंकि प्राचीन काल की जो बिल्डिंग्स हैं अगर आप देखिए तो बहुत सारी चीजें उसमें वास्तु के हिसाब से बहुत सही, भले ही उस समय टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ गई थी, लेकिन वास्तु के हिसाब से उनके रंगमंच भी ऐसे बनाए जाते थे। और फिर नाट्य शास्त्र में देखिए ध्वनि की बात इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ी साइंटिफिक बात बताई। और पर्वत की गुफा जैसा आकार हो, ये भी इसका भी एक कारण है कि क्यों कि झरोखों से धीमी धीमी हवा आती रहे, और ये कि गुफा का आकार हो तो आवाज की भी इकोज रहे। ये देखिए साइंटिफिक डेवलपमेंट्स का एक इतिहास है, जो कि उस काल से होते होते जो आज तक आ गया कि ग्राहम बेल ने टेलीफोन की बात करी, और ध्वनि की तरंगों के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रकाश की तरंगें जानते हैं, कि आप पास देखते हैं कि वहां से जो साउंड की व्यवस्था हुई, तो आगे जाकर के आप रेडियो की तरंगों के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। और नाट्य शास्त्र में उन्होंने और बातें भी बतलाई, जैसे कि मुखमंडल की भूमिका है, और चेहरे के हाव भाव है, आंखों का वर्णन है, हाथों की मुद्राएं हैं।
तो ये बहुत ही इनका जो पेपर है वो बड़ा ही रोचक है और मैं इनसे कहूंगी कि आगे भी इस तरह का अध्ययन करते रहें और इसको बढ़ाएं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आशीर्वचन दिया राम प्रकाश शर्मा जी को। बहुत बहुत बधाई। मैं ये कह रहा था कि प्रोफेसर सीमा मिश्रा हमारे बीच में मौजूद हैं। हाँ। और मैं कहूंगा कि समय थोड़ा वेट न करके प्रोफेसर ममता भटनागर, मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ, क्या डॉक्टर सीमा मिश्रा जी से निवेदन किया जाए कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुप्ता पीरियड पर अपना व्याख्यान शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, करवा दीजिए। जी जी। तो डॉक्टर सीमा मिश्रा एक बहुत ही विदुषी हैं, इसलिए नहीं विदुषी हैं कि उनको मैंने पढ़ाया है और मेरी विद्यार्थी हैं। मैंने उनको कई ढंग से उनकी पुस्तकें, बहुत सी पुस्तकें उन्होंने भारतीय संस्कृति पर लिखी, उनको मैंने देखा। तो और बहुत ही, जिसे कहा जाए, बड़े मेहनत करके, बड़े परिश्रम से उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप को डेवलप किया है और एक बड़े ही चुनौतीपूर्ण विषय पर हमारे देश का, जिसे कहते हैं कि गौरव, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। अब ये लोग पढ़ेंगे तो सोचेंगे अरे नेहरू कैसे लिख दिए। उन्होंने लिखा रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, गुप्ता पीरियड को लिखा है, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। अब क्या सोच के लिखे इस पर तो हम अलग से बात करेंगे, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गुप्ता पीरियड का जो एक्सेलेंस रहा, उसके बारे में डॉक्टर सीमा मिश्रा जी हम लोगों के बीच में रखेंगी अपने विचार। तो बहुत से फॉर्मेलिटीज को न करते हुए, और हमारे विभागाध्यक्ष थोड़ा व्यस्त है, उन्होंने बताया भी कि थोड़ा व्यस्त है, तो बहरहाल प्रोफेसर केशव मिश्रा हमारे लगातार उन्होंने प्रेरणा भी दिया है, तो उनको भी स्मरण करते हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को स्मरण करते हुए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर मिश्रा, सीमा मिश्रा अपना वक्तव्य, अपना पेपर पढ़ना प्रारंभ करें, प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं इस लेक्चर सीरीज को आयोजित करने के लिए प्रोफेसर ममता भटनागर मैम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे विषय पर एक लेक्चर सीरीज का आयोजन किया है। और मुझे इस विषय में बहुत अल्प जानकारी है, लेकिन मैं ये लोग संवरण नहीं कर पाई कि मैं भी इस विषय पर कुछ अपने विचार प्रकट करूं। तो मैम का और राकेश पांडे सर का जो सारे प्रोग्राम को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और विभाग में जो हमारे सहयोगी लोग हैं, हमारे विभाग अध्यक्ष महोदय, सभी का मैं धन्यवाद देते हैं कि इस अच्छे श्रृंखला का उन्होंने शुभारंभ किया है। आज जो विषय है जिस पर मुझे अपना विचार व्यक्त करना है वह है गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीक। थोड़ा सा मैं एक विज्ञान और तकनीक की छोटी सी परिभाषा बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि व्हाट इज साइंस, साइंस का अगर डेफिनेशन देखें तो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग इसका अर्थ हो सकता है। किसी एक परिभाषा को हर संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता, और इसीलिए साइंस की परिभाषा देना बड़ा एक कठिन कार्य है। फिर भी थोड़ा सा जो एक परिभाषा निकल के आता है उसको मैं आपके सामने रखती हूँ। साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम देम। दूसरी एक परिभाषा आती है कि साइंस इज द स्टडी ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो इस तरह की चीजों को भी हम साइंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। जहां तक टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का एक सामान्य अर्थ ये है कि इट रिफर्स टू द मेथड्स, सिस्टम्स एंड डिवाइसेस व्हिच आर द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज बीइंग यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। तो जिस तरह से हम अपने सामान्य जीवन को सही करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं उसे हम तकनीकी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस। तो ये एक छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिसे हम तकनीक या साइंस के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हालांकि इसकी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग संदर्भ में दी जा सकती है। अगर देखा जाए तो किसी भी समाज या राजनीतिक दशा को चेंज करने में हमारे साइंस या टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी जैसे कि राम प्रकाश जी कह भी रहे थे कि जो पुनर्जागरण की बात कर रहे थे, यूरोप के पुनर्जागरण को हम देखें, बहुत सारे ऐसे हमें साइंटिफिक चेंजेस वहाँ पे दिखाई देते हैं, काफी वहाँ पे तकनीकी चीजें दिखाई देती है, जिसकी वजह से
जो मध्यकालीन समाज था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और अगर हम इसको भारत के संदर्भ में भी देखें तो कई बार ऐसे अलग अलग युगों में हमें अलग अलग तकनीकी या वैज्ञानिक प्रगति दिखाई देती है, जिसकी वजह से तत्कालीन जो समाज है उसमें हमें अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और निस्संदेह जैसे कि सर ने कहा, राकेश पांडे सर ने कहा कि गुप्त काल जिसे हम एक क्लासिकल एज, गोल्डन एज या एज ऑफ हिंदू रिवाइवल का नाम देते हैं, यह एज भी इस तकनीकी विकास या प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा। मैं अपने इस जो लेक्चर है उसमें जिस टॉपिक को कवर करूंगी उसमें है मैथमेटिक्स है, कुछ फील्ड्स है जिसे मैंने थोड़ा सा नोट किया क्योंकि साइंस का फील्ड बहुत ही वास्ट है और आज मॉडर्न संदर्भ में तो बहुत सारे एरिया जिसमें जुड़ते चले जा रहे हैं लगातार, लेकिन मैं मुख्य रूप से मैथमेटिक्स यानी गणित, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, केमिस्ट्री, मेटलर्जी और क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगी। और क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशली थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगी क्वांट्स टेक्नोलॉजी पे, पिलर्स जो है इस समय के केव आर्किटेक्ट जो है, और इसके अलावा थोड़ा सा एग्रीकल्चर पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। इस विषय को शुरू करने के प्रारंभ में मैं सोर्सेज की चर्चा करना चाहूंगी जिनसे हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। सोर्सेज के साथ साथ जो इस समय का तकनीकी विकास है या जो इस समय का वैज्ञानिक डेवलपमेंट है, विकास है, उसके साथ साथ मैं दोनों बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैंने उन साहित्यिक स्रोतों को लिया है जिससे हमें इस समय की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है, और इसमें मुख्य रूप से मैंने कालिदास के ग्रंथ को लिया है जिसमें कि ऋतु संहार का वर्णन मिलता है। ऋतु संहार की रचना को अगर देखा जाए तो उसकी रचना के हिसाब से इसे संभवतः कालिदास की प्रारंभिक रचना माना जाता है, और कालिदास में 6 ऋतुओं का वर्णन है। अगर आप देखें तो कालिदास जी ने बहुत ही प्रसंग के साथ जो उन्होंने व्याख्या की है, जो प्रसंग दिया है, उस प्रसंग के साथ 6 ऋतुओं के परिवर्तन होने का लगातार वर्णन किया है। और इसमें जब आप देखेंगे तो एक यक्ष का प्रसंग आपको मिलेगा जिसे शिव ने कहीं न कहीं उसके कर्तव्य विमुक्त होने से कुपित होकर के निर्वासित जीवन बिताने का एक जिसे कहते दंड दिया, और ऐसे समय में जब वर्षा काल आता है तो वह अपनी पत्नी को समाचार देने के लिए मेघ यानी बादल का प्रयोग करता है। तो इस मेघ के माध्यम से कालिदास ने जहाँ यक्ष के दुख का वर्णन किया है वहीं पे कहीं न कहीं मौसम विज्ञान की जानकारी देते हैं। इनका दूसरा ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम हालांकि मुख्य रूप से शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है, लेकिन इसमें एक वर्णन है जब शकुंतला आश्रम को छोड़कर उनके और दुष्यंत के महल पे जा रही है, उस समय जो ऋषि है दुर्वासा ऋषि के जो आश्रम है वहां जो पेड़ पौधे की जो हालत हो रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भी उनके जाने से बहुत दुखी है। तो इस तरह से जो एक पौधों में चेतना की बात दिखाई देती है वह कहीं न कहीं कालिदास के ग्रंथों से उनका संकेत मिलता है, और जिसे आगे चल करके हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट जो है जर्नलिस्ट ने इसको सिद्ध करने का भी कार्य किया। तो ये जो 2 ग्रंथ है, इसके अलावा कुछ और ग्रंथ है जैसे बख्शाली से मिला गणित का जो ग्रंथ है। बख्शाली अगर आप देखें तो पेशावर के निकट एक गांव है और इसमें 1881 ईस्वी में इसकी खुदाई करते समय एक किसान को ग्रंथ मिला जो कि बख्शाली का ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, और इसकी रचना की हिसाब से इसे अंक गणित की प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ये काफी पुरानी है, और इस पर कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा कार्य भी किया गया, और कहा जाता है कि इसकी जो एक प्रति है वो एशियाटिक सोसाइटी में रखी हुई है। इसके जब आप श्लोकों को देखेंगे, इसकी जो पंक्तियों को पढ़ने का जो प्रयास किया गया, उसको रिपोर्ट करने का कार्य किया गया, तो ये लगा कि गणित संबंधी बहुत सारे ज्ञान दिखाई देते हैं। इसमें आप देखें तो भाग, फल और घटाने की जो प्रक्रिया है और वर्गमूल की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। इसके साथ ही साथ शून्य को डॉट के रूप में दिखाने का कार्य है। तो इसकी जो डेटिंग आती है वो रचना के हिसाब से उनकी 3 डेटिंग दिखाई देती है, जिसमें एक डेटिंग काल की भी आती है, और इसका टाइमिंग लगभग 3 से लेकर के 4 सेंचुरी के बीच में आता है। तो इस तरह से हमें इस ग्रंथ के द्वारा भी तत्कालीन गणित की जानकारी मिलती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जिसे सभी लोग जानते हैं वह है आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट में अगर आप देखें तो गणित के साथ साथ खगोल विज्ञान की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, और कहते हैं कि जो दशमलव पद्धति है, डेसिमल सिस्टम है, उसका विकास करने के उसका जो इन्वेंशन है वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया, और शून्य का भी आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, और साथ ही साथ अंकों का मान कैसे घटता है बढ़ता है, किस अंक को किस स्थान पर रखने पर उसका मान चेंज हो जाता है, इसका भी कहीं न कहीं प्रतिपादन आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया।
आर्यभट्ट ने जो ये ग्रंथ लिखा आर्यभट्टिया, वह 4 भाग में है और इस भाग में अगर हम उसका नाम देखें तो इसका लगभग जो नाम मिलता है, एक मिनट, इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है गणित पाद और इसका श्लोक नंबर 10 है जिसमें कि उन्होंने पाई का मान दिया हुआ है और पाई का मान उन्होंने जो निकाला है वो है 3.1416 और अभी मॉडर्न टाइम में जो उसका मान है वो है 3.14159। तो आप देख सकते हैं कि उस समय में आर्यभट्ट ने कितना सटीक जो डिजिट है, तब अगर आप मॉडर्न टाइम का डिजिट देखें उसमें काफी दुरुस्त दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ आर्यभट्ट ने बहुत सारी थ्योरीज जो खगोल विज्ञान में प्रचलित थी उसको तोड़ने का कार्य किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो ये बताने का कार्य किया कि हमारा जो खगोल विज्ञान है, हमारा जो नक्षत्र विज्ञान है, उसका सेंटर सूर्य है और पृथ्वी चक्कर लगाती है, न कि सूर्य। जबकि इसके पहले ये माना जाता था कि सूर्य जो है वो चक्कर लगाता है, पृथ्वी जो है कंसंट्रेट है। और जब उन्होंने थ्योरी दी होगी तो लोगों को लगा होगा कि अगर पृथ्वी गोल है, उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी जो है वो लोग कहते थे गोल है, उन्होंने भी कहा कि गोल है, तो लोगों को लगता था गोल है तो हम गोल गोल घूमते क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी जो सतह है वो चपटी है और पृथ्वी अपने एक्सिस पर राउंड राउंड घूमती है। तो अगर आप देखें तो इस तरह से जो प्राचीन हमारे ग्रंथ है उसमें भी आप देखें तो विश्व को अंडाकार माना गया था और हिंदुओं ने लिखा कि विश्व अंडाकार है और इसे ब्रह्मांड का, यह ब्रह्मांड उन्होंने 21 भागों में विभाजित बताया, जिससे पृथ्वी ऊपर से 7वें नंबर पर थी। पृथ्वी के नीचे पाताल का 7 स्तर था, पाताल के नीचे नरक था जिसमें यातनाग्रस्त आत्माएं निवास करती थी और इसी से मिलती जुलती बौद्ध और जैनियों ने भी सृष्टि के संबंध में कल्पना की। पृथ्वी के संबंध में सभी ने कल्पना की और चौरस माना, लेकिन आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह तथ्य बताया कि पृथ्वी गोल है और उन्होंने कहा कि यह अपने एक्सिस अक्ष पर चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य स्थित है और पृथ्वी गतिशील है। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्र तथा अन्य ग्रहों का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यहाँ तक कि जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो पहले के लोग मानते थे कि ये राक्षसों के वजह से होता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है वह ग्रहों के परिवर्तन होने की वजह से होता है। तो इस प्रकार उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी जो है चंद्र और ग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि यह इनका जो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वह परिक्रमा पथ वृत्ताकार नहीं है बल्कि दीर्घ वृत्ताकार है। और जिसे आगे चलकर वराह मिहिर ने लिखा कि जो ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट है वह अपना भ्रमण जल्दी पूरा करते हैं और जो ग्रह पृथ्वी से दूर है उनका भ्रमण वृत्त बड़ा होने से भ्रमण में भी देरी लगती है। और इस वैज्ञानिक तथ्य को कहीं न कहीं वराह ने भी देने का कार्य किया। इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि सूर्य कभी न उगता है न कभी अस्त होता है, यह तो पृथ्वी की गति से निर्धारित होता है। और वेदों में देखें तो इस वैज्ञानिक तथ्य का आभास वहां से भी प्राप्त होता है जहाँ लिखा हुआ था कि वृत्तासुर के दूत पृथ्वी की परिधि के चारों ओर भाग कर भी इंद्र को नहीं जीत सके। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आर्यभट्ट ऐसे विद्वान थे जो कि आज मॉडर्न साइंटिस्ट जो कहीं न कहीं दूरबीन को लेकर के सभी चीजों का पता करते हैं, आर्यभट्ट ने बहुत पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने खोजी वो है पाई का मान, जिसे मैंने भी आपको बताया। और इसी के साथ साथ भास्कराचार्य भी दूसरे हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी है। लीलावती लिखा, सिद्धांत शिरोमणि लिखा और लीलावती जो कि बेलगणित से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और भास्कराचार्य का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसको कहीं न कहीं प्रकाशित करने का काम किया। हालांकि न्यूटन को इसका श्रेय आधुनिक जगत में दिया जाता है, लेकिन जब हम भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारी पदार्थ पृथ्वी पर गिरते हुए मालूम होते हैं, पर यह पृथ्वी का आकर्षण है जो उन्हें नीचे खींच लाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी के समीप में आकर्षण शक्ति अधिक होती है और इससे दूरी बढ़ने पर यह घटती जाती है। इसी के साथ भास्कराचार्य ने यह भी कहा कि किसी स्थान पर भारी एवं हल्की वस्तु पृथ्वी पर छोड़ी जाए तो दोनों समान काल में पृथ्वी पर गिरेंगी। ऐसा नहीं है कि हल्की वस्तु पहले और भारी वस्तु बाद में गिरेगी। तो इस तरह से जो एक ग्रेविटेशन फोर्स का जो एक लॉ है लिटरेचर में भास्कराचार्य के द्वारा लिखा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शोध हैं जिसमें कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन मिलती है।
इस संबंध में मैं एक और खगोल विज्ञान की बात करना चाहूंगी जिन्होंने जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त, और जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य नामक ग्रंथ लिखने का काम किया, और इसमें भी कहीं न कहीं जो खगोल विज्ञान की जानकारी मिलती है। चिकित्सा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ पर बाघभट्ट का नाम मिलता है, जिन्होंने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह लिखने का काम किया। और निसंदेह जो बाघभट्ट जी है उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। धन्वंतरी का नाम आता है, धन्वंतरी के विष्णु का अंश स्वीकार किया गया है। धन्वंतरी जिसे सेकंड विक्रमादित्य के 9 रत्नों में काउंट किया जाता है, उन्होंने भी कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की औषधियों की खोज करने का काम किया, और कहीं न कहीं जो धनतेरस है उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, निरोग रहने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। और अगर देखा जाए तो उन्हीं के शिष्य सुश्रुत का भी रेफरेंस मिलता है, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखने का काम किया, और सुश्रुत को कहा जाता है ही वाज द फर्स्ट शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करने वाले जो व्यक्ति है, ही वाज द फर्स्ट सर्जन। तो इससे ऐसा रेफरेंस मिलता है। और ये भी रेफरेंस मिलता है कि धन्वंतरी के वंशज दियोदास के द्वारा शल्य चिकित्सा का विश्व में पहला विद्यालय काशी में खोलने का कार्य किया गया। तो इस तरह आप देखें तो धन्वंतरी ने भी विभिन्न प्रकार की औषधियों से जो अलग अलग इलाज किए जाते हैं उनका रेफरेंस देने का काम किया। इसके अलावा बहुत सारे और भी जैसे ब्रह्मगुप्त का आप देखिए तो ब्रह्मगुप्त ने भी खगोल संबंधी अनेक ज्ञान देने का कार्य किया। और इसके साथ एक चीज और है, कुछ ग्रंथ और भी है जैसे नवनीत और पालाकाव्यकृत। इन दोनों पुस्तक से हमें पशु चिकित्सा संबंधित जानकारी मिलती है, खासतौर से जो हाथियों के रोग है, घोड़ों के जो रोग है, उनसे संबंधित जो बीमारियां है, उनसे संबंधित जो उपचार है, उनकी जानकारी हम लोगों को इस ग्रंथ से मिलती है। इसके अतिरिक्त एक और ग्रंथ की मैं चर्चा करना चाहूंगी, वात्स्यायन की कामसूत्र। प्राय इसे ललित कला से संबंधित माना जाता है, लेकिन इस ग्रंथ में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे जो समय के रत्न होते थे, प्रेशियस स्टोन्स होते थे, उसका परीक्षण कैसे किया जाता था उससे संबंधित जानकारी भी दिखाई देती है। अगर आप देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें एक वर्ड है जिसका नाम है रूप रत्न परीक्षा। ठीक है, रूप रत्न परीक्षा और धातु वेद, इन सब चैप्टर्स के माध्यम से कहीं न कहीं जो टेस्टिंग ऑफ प्रेशियस स्टोन्स है, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स है, और टेक्नोलॉजी ऑफ जेवल्स, उसका रेफरेंस हम लोग को काम से मिलता है। तो ये बहुत सारे हमारे स्रोत हैं जिससे हम लोग को जानकारी मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे और एरिया है अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि और कला के क्षेत्र में भी हम देखें। अच्छा, एक और छूट गया, जैसे हम केमिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी की बात करें तो आप सब जानते हैं कि जो मेरोली का पिलर है, मेरोली का जो लौह स्तंभ है, हालांकि लोहे से बना है, लेकिन आज भी कहते हैं कि इतने वर्ष से खड़ा है, उसके ऊपर कोई भी डस्ट नहीं लगा हुआ है, जंग नहीं लगी हुई है। ये अपने आप गुप्तकालीन जो केमिकल साइंस का बेस्ट एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम इस काल के क्राफ्टमैनशिप की बात करें, चाहे वो क्वाइंस हो, क्वाइंस तो अगर हम देखें तो एक तो मेटलर्जिकल साइंस, उसका जो धातु विज्ञान है उसके बारे में जानकारी मिलती है, कितना परसेंट क्वाइन में सोना है, कितना शुद्ध सोना होना चाहिए, कब तांबे का रेशियो ज्यादा है, कब चांदी का रेशियो ज्यादा है, इसकी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ जब हम इस क्वाइंस की स्टडी करते हैं तो ऑब्वर्स एंड रिवर्स साइड से, अग्रभाग और पृष्ठभाग से जो इमेज उसके कहने के डेपिक्ट किया गया है, वो उस समय के क्राफ्टमैनशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है। मैं सोच रही थी कि मैं इसको पावर पॉइंट के थ्रू आपको दिखाती, लेकिन समय अभाव के कारण मैं इसको नहीं तैयार कर पाई। तो अगर क्वाइंस को आप देखें तो क्वाइंस में बहुत सारे आपको वेपन्स भी दिखाई देंगे। कई बार समुद्रगुप्त को या कुमारगुप्त को हाथी पे बैठे हुए दिखाया गया है, उनके हाथ में भाला है, ढाल है, उन्होंने जो अपने बॉडी को कवर करने के लिए एक ड्रेस पहना हुआ है का, उसका आंसर दिखाई देता है। मीन्स की ये सारी चीजें उस समय के जो इंजीनियर्स है, उस समय के जो कलाकार है, उनको बनाना आता होगा, धातु को पिघलाना जानते हैं, उनको शेप देना जानते हैं। इवन अगर मूर्ति कला की बात करें तो मूर्ति कला में भी ये हमको कहीं न कहीं क्राफ्टमैनशिप दिखाई देता है। और केव आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो उदयगिरी केव का रेफरेंस है, अजंता की गुफाओं का रेफरेंस है, और खास तौर से जो पेंटिंग इस समय की जाती थी उसमें आपको एक साइंटिफिक मेथड दिखाई देगा, एक टेक्निक दिखाई देगी। और इसका बड़ा अच्छा रेफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगी कि मालविका में मित्र में है। और इस प्रकार से भित्ति चित्र अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट केव आर्किटेक्चर के अलावा राजमहल में भित्ति चित्र का कार्य किया जाता था।
और किस प्रकार से मिट्टी के दीवारों को समतल करने की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता था, वह भी एक प्रकार से टेक्निक की एक प्रकार से कहे कि इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल था, मिला था। इसमें जो एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, उसमें भित्ति चित्रों को समतल करने की जो प्रक्रिया है, उसमें वज्रलेप का उल्लेख किया गया है। इसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे इसको तैयार किया जाता था। अगर देखिए तो सबसे पहले जो भित्ति उसकी भूमि तैयार की जाती थी और दीवारों को घिस करके चिकना किया जाता था और फिर उसको समतल किया जाता था। फिर उसके ऊपर प्रस्तर चूर्ण मतलब पत्थर का जो चूर्ण है, बुरादा है, उससे उसको डाल करके पत्थर का चूर्ण, मिट्टी और गोबर मिलाकर शीरे की सहायता से इसको लेप कराया जाता था। फिर भूमि पर चढ़ करके प्लास्टर की तरह जब जम जाता था तो इसको चिकना करके गीला रहते चूल्हे के पानी से धोया जाता था और इस प्रकार जब भूमि तैयार होती थी उसको चित्रांकन किया जाता था। चित्रांकन करने के लिए जो कलाकार है उसके लिए भी कुछ न कुछ कुछ नियम थे, उनके लिए भी कुछ न कुछ रूल बनाए गए थे और इसमें ये लिखा गया है कि इसे एक समाधि कर्म कहा गया। मतलब एक तरह से कहे कि समाधि कार्य, मतलब बहुत कंसंट्रेट होकर के इसमें फुल कंसंट्रेशन जरूरी था। और इसमें लिखा हुआ है कि चित्रालेखन की विशेषता ध्यान और योग की क्रिया में सहायक शक्ति में है। इसमें कहा गया कि आलेखक यानी चित्र बनाएगा, पेंटर जो होगा, उसको ध्यान में प्रवीण होना चाहिए, मतलब उसका कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए और अगर वह कंसंट्रेशन नहीं कर पाता तो वह अपने कार्य में फेल हो जाएगा। और ये भी लिखा हुआ है कि वह जो चित्र बनाएगा उसको बाहर से लेके अंदर से लेके उस सभी चीजों को जब फील करना है, महसूस करना है और जब उसको पूरे उसके मस्तिष्क में उस सारे चित्र का आलेखन उसके दिमाग में आ जाए तभी उसको उकेरने का काम या उतारने का काम करना चाहिए। और इसमें एक लिखा हुआ है कालिदास के माध्यम से मैं बताऊं कि मालविका ने लिखा है कि जब राजा चित्रशाला में जाता है तो मालविका जो है राजकुमारी उसका चित्र देखता है तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि जो चित्र बना हुआ है उसकी सुंदरता को देखकर के आश्चर्यचकित कहता है कि नारी कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वह इतनी सुंदर नहीं हो सकती। और लेकिन जब वह उसका मालविका को नृत्य करते हुए देखता है तो फिर कहता है कि चित्र में इसका जो रूप देखा है वह तो कुछ भी नहीं है, चित्रकार उसके वास्तविक रूप को पकड़ नहीं पाया है। यह दोष तो निश्चय ही चित्रकार के शिथिल समाधि के कारण है, यानी शिथिल कंसंट्रेशन के कारण है। तो एक मीन्स कहीं न कहीं ये जो चित्रों का चित्रांकन की उसके लिए भी पूरी एक प्रक्रिया होती थी, एक टेक्निक होती थी जिसको दोनों को फॉलो करने का काम किया जाता था और इस माध्यम से चित्र को बनाने का कार्य था। मैंने ये भी पढ़ा था कि जो अजंता की केव्स होती थी क्योंकि उसमें अंधेरा होता था तो पेंटिंग करने के लिए उसके बाहर मिरर रखा जाता था और जब धूप का रिफ्लेक्शन पड़ता था, सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन पड़ता था, उससे जो लाइट अंदर जाती थी उस लाइट के प्रकाश में उनको ऑर्गेनिक पेंटिंग का कार्य किया जाता था। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो गुप्तकाल में बहुत सारे ऐसे एरिया है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत उत्कृष्ट विकास देखते हैं और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इन सभी उपलब्धियों की वजह से गुप्तकाल अनेक प्रकार के जो श्रेष्ठ अपने तत्वों के कारण इतिहास से प्रसिद्ध है और इतिहास में जो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो एक छोटी सी मेरी ये प्रस्तुति थी और अगर आप खनिज शास्त्र की बात करें थोड़ा सा छूट गया, मेहरौली के पिलर की बात करें तो मेहरौली के पिलर एक तो इसकी अगर आप लंबाई और वेट देखें तो 6 टन इसका वजन है और 23 फीट 8 इंच लंबे इस स्तंभ को, यानी आप देखिए कितनी ऊंचाई पे इस पिलर को खड़ा करना, साथ ही साथ ऐसी पॉलिश करना जिससे आगे चल करके भविष्य में जंग ना लगे अपने आप में, उस समय की इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। शिप बिल्डिंग का भी काम होता था। अगर आप देखिए तो गुप्तकाल में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ व्यापार बहुत तेजी से होता था। बड़े बड़े समुद्रों की यात्राएं व्यापारियों के द्वारा किया जाता था और निश्चित रूप से शिप होंगे बहुत अच्छी प्रकार के होंगे और इस वजह से ये जो समुद्री यात्राएं लोगों के द्वारा संभव हो पाई होंगी। इस छोटे से अपने वक्तव्य के साथ मैं अपने इस विषय को समाप्त करती हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि बच्चे इससे संबंधित और भी जानकारी स्टडी करें और थोड़ी सी जानकारी और भी इकट्ठी करें। थैंक यू। बहुत अच्छा आपका व्याख्यान रहा सीमा जी, आपने सभी बातों को कवर किया और मैं ये कहूंगा कि जो हमारे और भी विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं, शोधार्थी हैं, उन लोगों को कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा या कोई ऑब्जर्वेशन
तो उन लोगों का स्वागत है। आप अपने कोई विचार रखना चाहें तो आप सभी लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि आप अपने विचार रखें। गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक पर कोई बात अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। नमस्कार सर, मैं एक कुछ जोड़ना चाहूंगा। हाँ संजीव जी, स्वागत। हाँ सर, काफी विस्तृत व्याख्यान रहा और काफी इंफॉर्मेटिव रहा और गुप्त काल मेरे समझ से काफी समृद्ध रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और ब्रोंज टेक्नोलॉजी जो कि हम हड़प्पा काल से ही देखते हैं कि वो ब्रोंज एज मैंने कैल्कोलिथिक पीरियड में ब्रोंज टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं, वहीं से शुरुआत है। गुप्त काल में भी बड़ा उत्कृष्ट है और भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में उसका एक बहुत अच्छा नमूना है। भगवान बुद्ध की जो ब्रोंज काल की जो मूर्ति जो मिली है वो बड़ा ही हाई क्वालिटी की मानी जाती है। और मेहरौली आयरन पिलर में जो इंस्क्रिप्शन है उसमें जो राजा चंद्र तो उसको कई लोग मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय से उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसमें क्वेश्चन मार्क है, वो तो अपनी जगह पर है। पर इसमें एक जो ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि साइंटिफिकली स्पीकिंग प्योर आयरन नेवर रस्ट, एकदम शुद्ध जो लोहा होगा वो रस्ट नहीं करेगा। तो उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी हाई क्वालिटी थी जो हम वर्तमान में भी वैसा निर्माण नहीं कर सके। तो ये अपने आप में हमारी पुरानी परंपरा का एक बड़ा उत्कृष्ट नमूना है। जो मेहरौली आयरन पिलर जो खुले में है, आंधी तूफान बारिश तमाम चीजों को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी डेवलप तो थी ही। उसी तरह से जब हम लोग मंदिरों के निर्माण में आते हैं तो गुप्त काल से हम लोग देखते हैं पहली बार कि जब वो जो पत्थरों का जब ईंटों का प्रयोग शुरू हुआ तो हम लोग को अवशेष मिलने प्राप्त हो जाते हैं मंदिरों के, क्योंकि उसके पहले हम लोग मान के चलते हैं कि शायद वो लकड़ियों के बने होंगे या जो भी वो पेरिसेबल रहे होंगे, इसलिए नहीं हम लोगों को मैंने उसका कोई नमूना मिल पाता है। पर उस काल से फिर जो शुरू होती है तो उसमें भी लगातार हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लगातार प्रोग्रेस करते हैं। तो प्राचीन भारतीय काल में गुप्त काल बड़ा ही एक और सीमा जी ने बड़ा विस्तृत रूप से विभिन्न क्षेत्रों का काफी विस्तृत ब्यौरा दिया है। मेरे तरफ से बस ये छोटा सा एक इंटरवेंशन था। धन्यवाद। थैंक यू सर, मेरे लेक्चर में था लेकिन बस कुछ ना कुछ छूट गया। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। डॉक्टर संजीव जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और बहुत ही अच्छा रहा। और कोई विद्यार्थी या कोई स्कॉलर, कोई टीचर कुछ कहना चाहे तो उनका स्वागत है। गुप्त काल का जो वो पीरियड है वो बड़े ही गौरव का पीरियड है। बड़े किन किन बातों को लेकर गौरव हुआ, ये सब बातें तो चर्चा में होंगी। खास तौर से स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो इस पर चर्चा हुई कि कैसे जो है वो एक चक्रवर्ती राजा की कल्पना हो सकती है, समुद्रगुप्त किस तरह से भारतवर्ष क्या क्या टेक्नोलॉजी वगैरह की एडवांस थी, तो वो सबको लेकर के एक गौरव का भाव आजादी की लड़ाई के दौर में उस पीरियड के संदर्भ में आता है। और कोई और विद्यार्थी अपनी बात कहना चाहे तो स्कॉलर स्वागत है, बताइए। तो कोई बात नहीं, अब प्रश्न जो है वो लोग अपना बनाएंगे, सोचेंगे। डॉक्टर सीमा मैम अवेलेबल है, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं फिर प्रोफेसर ममता भटनागर से निवेदन करूंगा कि वे अपना एक कोऑर्डिनेटर का जो एक कन्वीनर का मैंने कहूँ तो पूरे सेमिनार की कन्वीनर है आप 3 दिन की, उस संदर्भ में अपने उस पोजीशन से आप कुछ बातें कहें और अपने ऑब्जर्वेशंस दें और चाहे तो आप धन्यवाद ज्ञापित करें और इसी के साथ फिर हम लोग अपना वक्तव्य जो है आज का सेमिनार समाप्त करेंगे। और कल फिर चाहेंगे कि ध्रुव जी का, डॉक्टर ध्रुव कुमार का बहुत अच्छा लेक्चर है और डॉक्टर अनुराधा मैम का है, तो उसको ज्वाइन करें
कल ज्वाइन करिएगा, 12 बजे से लेक्चर है। लेकिन इसके पहले जो है मैं प्रोफेसर ममता भटनागर कन्वीनर से निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपनी कुछ बातें रखें। सीमा जी का बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोचक व्याख्यान था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, जैसा हमने पढ़ा, कुछ एंशिएंट हमने भी पढ़ी थी, तो उसमें हर क्षेत्र में हमने ये देखा कि ये बात सही अर्थों में सही है। क्राफ्ट है, टेक्नोलॉजी का विकास और मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी, इन सारे क्षेत्रों में। और सीमा जी ने जैसा बताया ऋतु संहार, ऋतु परिवर्तन के बारे में, यक्ष और शकुंतला और प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया। और फिर गणित का ग्रंथ वक्षाली, गणित के मामले में तो प्राचीन भारत बहुत आगे था, तो उसमें अंक गणित का प्राचीनतम ग्रंथ उन्होंने बताया। और आर्यभट्टियम के बारे में बताया, जिस पाई के बारे में लोग पढ़ते हैं 3.14 22/7, तो वो चीज उन्होंने बताई कि उस जमाने में ये कैलकुलेशन हो गया था। और ग्रह नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों की दूरी, जैसा कि वराह मिहिर, कुछ बातें जो ज्योतिष में आज भी प्रयोग में आती हैं। और अब इसमें आप देखिए कि आगे ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत का भी विवरण उन्होंने दिया। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बाणभट्ट का, फिर अष्टांग संग्रह के बारे में बताया। और धन्वंतरी, जो कि आज हम लोग जानते हैं कि कोरोना पीरियड में धन्वंतरी की कितनी पूजा होती है। और सुश्रुत के बारे में बताया, ही वॉज अ सर्जन, उसका काम तो आज भी देखा जाता है। फिर दिवोदास के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे काशी में शल्य की संस्था, उसका संस्थान स्थापित हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसके बाद प्रेशियस स्टोन्स हैं, रत्न हैं, और मेटलर्जी के बारे में भी बताया कि कैसे धातुओं को गलाया जाता था और कैसे फिर उपयोग होता था। और केव्स में भी उन्होंने बताया कि कैसे पेंटिंग्स होती थी, मिरर लगा के उससे देखते थे। और बिल्डिंग्स के बारे में भी बतलाया। और चित्र आलेखन के संदर्भ में ध्यान और योग का भी उन्होंने विवरण दिया। और जैसा कि संजीव जी ने कहा था कि मेहरौली पिलर, ये बात तो सच है कि आज भी तो इसमें जंग नहीं लगी है। और इधर नवनीतकम के बारे में भी सीमा जी ने जिक्र किया। और मालविकाग्नि मित्रम और अजंता केव्स के बारे में भी बताया कि कैसे पेंटिंग्स बनी, जो कि आज भी बहुत देखने लायक हैं, भारत की एक धरोहर है। और फिर स्वर्ण शास्त्र, समुद्री यात्राएं जो होती थी, तो ये सारा ही विवरण आप देखिए कि उस काल में, अगर उस काल की जो लाच है, या आगे भी आप देखें कि जो पॉलिश है, वो आज तक भी नहीं छूटी है। तो ये चीज बहुत ही मतलब देखने लायक है। सारे ग्रंथ जो हैं, ये हम लोगों को प्रकृति के बहुत नजदीक ले जाते हैं। तो आज के जो ये 2 व्याख्यान हैं राम प्रकाश शर्मा और सीमा जी के, मैं खुद को तो नहीं कहूंगी, लेकिन इन दोनों के व्याख्यान के संदर्भ में मैं ये कहूंगी कि बहुत ही रोचक थे। और इस बारे में जितने भी स्कॉलर्स यहाँ मौजूद हैं, तो उनके संदर्भ में मैं ये बात कहूंगी, और राकेश जी और सारे ही लोग, कि मैं बहुत ज्यादा तो संस्कृत आप लोगों जितनी नहीं जानती हूँ, हमारी एक दूसरी बैकग्राउंड है, लेकिन काव्य शास्त्र विनोदेन कालोर गच्छति धीमताम, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम और सर को भी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग कुछ न कुछ अपने विचार शेयर करने का मौका दिया। वाकई बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा। एक तो प्रोफेसर ममता भटनागर ने इतना, जिसे हमने कहा गागर में सागर भर दिया, एक इतना बड़ा आख्यान आपने, इतना बड़ा जिसे कहा परिप्रेक्ष्य लेकर के शुरू किया। और शुरुआत इतनी अच्छी हुई, तो इसका जो अंत भी कहते हैं बहुत अच्छा हो। और बड़े इंसाइक्लोपीडिक नेचर के टॉपिक लिए गए। मध्यकाल में विज्ञान और तकनीक एक इंसाइक्लोपीडिक एक सब्जेक्ट है, एक मैटर। उसी तरह से जो अपने राम प्रकाश शर्मा जी ने जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में जो चर्चा किया,
मैं सोचता हूँ कि इस चर्चा के माध्यम से आज इतिहास विभाग ये कह सकता है, गर्व के साथ कह सकता है कि हम लोग वाकई जिसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनैरिटी में अंतर विषय या अंतर विषय अध्ययन में वाकई बहुत अच्छा काम हो सकता है। और ये राम प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छी से बहुत सी बातों को रखा, तो प्रोफेसर ममता भटनागर ने उसको स्वीकार किया और कहा भी कि बहुत अच्छा हुआ। और फिर मैंने देखा कि ये अपने जो डॉक्टर सीमा मिश्रा हैं, इन्होंने बुद्ध पीरियड एक बहुत व्यापक और बड़े चर्चा का विषय रहा। ये सब का तो टाइम नहीं है कि इसकी हिस्टोग्राफी पर चर्चा किया जाए कि किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम के दौर में एक गौरव देने वाला ये पीरियड रहा भारतीयों को। और उसी समय कुछ ऐसा भी हुआ जिस पर अलग से कभी चर्चा होगी कि खास किस्म के इतिहासकारों ने, जिनका नाम मैं ऐसे ही लेना चाहूंगा, रोमिला थापर वगैरह ने, हाउ फॉर इट वॉज गोल्डन, हाउ फॉर गुप्ता पीरियड वॉज गोल्डन, या इस तरह के कुछ बड़े ही एक वामपंथी इतिहासकारों ने अपने ढंग से अपनी बातों को रखा। बहरहाल वो भी एक पक्ष है उन लोगों का, लेकिन अब वो जिस भी दृष्टिकोण से बातें कहे उसको हम लोग तो परिचित है ही, लेकिन वो सब चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, जिनको सांगोपांग ये सब जानने की जरूरत है। तो हमारे इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष ने कहा ये कि वो व्यस्त है, नहीं तो मैं उनको कहता कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय लगातार काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हर गतिविधि को देखते रहते हैं। मैं उन्हीं से ही याचना कर ले रहा हूँ कि वो आज के वक्ताओं को आशीर्वाद दें, हमारे इतिहास विभाग को आशीर्वाद दें कि अच्छी से अच्छी चर्चाएं हम कराएं, और जो उनका उद्देश्य रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में, एक उत्कृष्ट संस्था के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय आगे बढ़े। हमारे संजीव जी भी हम लोग के साथ रहे, हमारे राजघाट बसंत कॉलेज के, और हम तो वहीं पर पढ़े भी हैं बसंत स्कूल में, तो एक बहुत अच्छा रहा सब। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर ममता भटनागर से अनुमति लेकर के ये घोषित कर रहा हूँ कि आज का जो सेशन यही समाप्त होता है, और कल फिर 12 बजे बड़े ही विद्वान व्यक्ति, सब लोग जो लोग सुने हैं डॉक्टर ध्रुव कुमार को जानते हैं कि वो कैसे विज्ञान भी उनका आधार है, टेक्नोलॉजी उनका आधार है, वो बीटेक वगैरह की भी पढ़ाई करके फिर हिस्ट्री की पढ़ाई में आए हैं, तो एक बड़े इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग के व्यक्ति हैं और कई विश्वविद्यालयों का उनका अनुभव है। तो उनका व्याख्यान, और हमारी डॉक्टर अनुराधा जी भी बहुत मेहनत करके उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाराणसी पर बोलेंगी, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो आप सभी लोगों का स्वागत कल के लिए, और आप जरूर ज्वाइन करिए। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।